हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th एमपी बोर्ड मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट का अगला सेशन जो हमें करने जा रहे हैं, जो आपका हमने मॉडल पेपर नंबर 1 में 10 तक के क्वेश्चन किए थे। आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही सरलता से प्यारे बच्चों सीखते हैं। ये आप मॉडल पेपर कम से कम 2 से 3 बार करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आइए प्रिय बच्चों, जो हमने कल करवाया था 10 तक के क्वेश्चन किए थे, आज हम उसका अथवा भी कराएंगे और आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। पहले सेशन में जो हमने करवाया था वो 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे, और सेकंड सेशन में सेकंड पार्ट में हमने 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन किए थे। और हम आज थर्ड पार्ट में जो करने जा रहे हैं वो आपको 11 से लेकर के जहां तक हो सकेंगे, हम प्रयास करते हैं जहां तक हो सकेंगे वहीं तक करते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमें अथवा करना था उसी को हम आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा क्या दिया है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन में दिया है, जो इसमें बताया है y बराबर mx प्लस 3 दिया है। यहाँ पर बोला है कि x बराबर -2, y बराबर आपका 5 है, तो m का मान क्या होगा ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, जो हमारी शर्त थी इसी शर्त में रख देते हैं, जो हमारी शर्त दी थी इसी में रख देते हैं तो हमारा m का मान आ जाएगा। तो y की जगह देखिए, हम जो समीकरण मान लेते हैं ये 1 है, इसी में मान रख देते हैं। तो y बराबर आपका क्या दिया है, 5 दिया है, इक्वल टू m x का मान क्या दिया, -2, और प्लस कितना दिया है, 3 दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, बाकी अचर पदों को पच्छादन कर लेंगे। तो प्लस का 5 और ये पच्छादन होगा, अचर पद इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस -2m, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, इक्वल टू -2m। m की वैल्यू निकालना है तो ये भाग में जाएगा तो 2/-2 होगा, 2 में 2 का भाग दोगे तो m का मान आपका क्या प्राप्त होगा, -1। यही आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। हमें ये बताना था कि एक अज्ञात राशि m है और x का मान y का मान दिया है और हमें उसी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। तो आई हो बच्चों ये आपको बहुत ही सरलता से समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है 11वां, वो आपका क्या दिया है, समीकरण 2x² + 5x + 3 का जो आपका समीकरण दिया है और उस द्विघात समीकरण दिया है, विविक्तकर का मान ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, आपका जो समीकरण दिया है वो दिया है 2x² + 5x + 3 = 0। ये हमारा समीकरण दिया, हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो विविक्तकर का तो प्यारे बच्चों हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, विविक्तकर में हम d निकालते हैं तो d का मान जो होता है वो क्या होता है, b² - 4ac हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, abc की हमें वैल्यू की जरूरत होगी, तो हम समीकरण 1 की तुलना करा दें द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx धन c = 0 से करने पर। तो सिंपली आपको क्या प्राप्त होगा बच्चों, a की वैल्यू आपको 2 प्राप्त होगी, b की वैल्यू आपको 5 प्राप्त होगी और c की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त होगी, 3 प्राप्त होगी। अब सूत्र में रख देना है तो d बराबर होता है b², b का मान आपका 5 का वर्ग -4, a का मान 2 है, c का मान 3 है। 5 का वर्ग कितना होता है प्यारे बच्चों, 25 होता है। अब इसको करेंगे तो क्या गुणा कराना, 4 दूनी 8, 8 3 कितना होगा, 24, और 25 में 24 जाएगा। अब 25 आपकी धनात्मक है, बड़ी संख्या है, और माइनस की संख्या छोटी है, तो इसमें क्या होगा, घट करके 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर d का जो आपका मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों,
क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बोला था विविक्तकर का मान, अब विविक्तकर हमारा डी होता है, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, विविक्तकर बोलते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है। हम आप अगर इस चैप्टर को आप पढ़े ना हो तो आप जो हमने 160 क्वेश्चन करवाए हैं उनमें आप जा करके डिटेल से इसको वहाँ आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों 11वें का हमने क्या कर दिया है, उसका फर्स्ट कर लिया है, अथवा करते हैं, अथवा इसी में दिया है तो हम अथवा करते हैं। अथवा में क्या दिया है प्यारे बच्चों की एक समीकरण दिया है, समीकरण में दिया है कि 2x - 1 x - 3 इक्वल टू x + 5 और x - 1 द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये फैक्टर्स दिए गए हैं। इन फैक्टरों को पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है, बीजगणितीय है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण बन रहा है। अगर अधिकतम घात x की 2 आ जाएगी तो हम बता देंगे कि द्विघात समीकरण है। अगर 2 की अधिकतम घात 2 से ज़्यादा ही हो जाए या फिर ना आए तो हम बता देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम इसमें गुणा कराएंगे, 2x का x में कराएंगे तो 2x² होगा, और 2x का 3 में कराएंगे 2 3 6x हो जाएगा। अब 1 का कराएंगे तो क्या होगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एक तिर को कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी गुणा कराएंगे, x का x² हो जाएगा, x का -1 से कराएंगे तो -x होगा, प्लस 5 का x से कराएंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 करना 5 होगा। अब सिंपली क्या करना है, चर पदों को एक साइड पक्षांतर कर लेना, अचर पद को एक साइड लेते आना है। नहीं है तो सारे को इधर को ले आओ पक्षांतर करके, तो 2x², x² इधर आएगा तो -x², अच्छा x 1x कितना होगा, 7x हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से लाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5x में 1x जाएगा तो 4x हो जाएगा, वो भी प्लस का। अब पक्षांतरण होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4x, प्लस का 3, और ये माइनस की संख्या अचर है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2x² में x² जाएगा तो एक ही x² बचेगा, 7 4 11x हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यह हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण। यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो यहाँ लिखेंगे कि हमारा समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 ax² bx प्लस c = 0 के रूप में है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से बच्चों मल्टीप्लाई करके हमने बता दिया कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर आप द्विघात समीकरण को जानने से पहले आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि हमारा द्विघात समीकरण ax² + bx धन c = 0 के रूप में होता है। साथ ही शर्त इसमें होती है कि a की वैल्यू हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा। हमने 11 का जो है वो क्या कर दिया, क्वेश्चन किया, फिर उसका अथवा कर लिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर में 12 में बोला है प्यारे बच्चों कि प्रथम पद दिया है। इसमें दिया क्या है, प्रथम पद a बराबर, प्रथम पद a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25 दिया है। अब बोलना है कि श्रेणी के 4 पद ज्ञात करना है। श्रेणी के 4 पद ज्ञात करना है तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D हो तब श्रेणी के जो पद होते हैं A1 = जो होता है A + D, A2 = क्या होता है A + 2D,
सॉरी, यहाँ पर आप A1 इक्वल टू जो होता है वो A होता है, A2 इक्वल टू होता है A प्लस डी, और A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D, और A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 3D। अगर इनको ज्ञात करना है तो हमें nवां पद से हम ज्ञात कर लेंगे। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रख दोगे n का जैसे प्रथम पद चाहिए तो आप n बराबर 1 रख दोगे तो ये प्राप्त होगा। दूसरा पद चाहिए तो 2 रख दोगे, n बराबर 3 रख दोगे तो तीसरा पद आ जाएगा, n बराबर 4 रख दोगे तो चौथा पद आ जाएगा। अब हमें a की वैल्यू और d की वैल्यू दी है, हम सिंपली पुटअप कर देते हैं। तो प्रथम पद तो प्यारे बच्चों वही हो जाएगा, प्रथम पद तो आपका हो जाएगा माइनस का 1.25 हो जाएगा। अब दूसरा पद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a प्लस डी होता है, a की वैल्यू माइनस की 1.25 है, और प्लस d का मान क्या दिया है, माइनस का 0.25 दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 25, माइनस माइनस जुड़ जाया करता है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 पॉइंट और ये आपका 5 5 कितना 5 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा पद आपको क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1.50 प्राप्त होगा। प्रथम पद आपको मिल ही गया था। इसी प्रकार हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तीसरा पद ज्ञात करना है तो तीसरा पद के लिए फार्मूला होता है a प्लस 2d। a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू आपकी क्या दी है, माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू, और उसमें वैल्यू दी है d की वैल्यू जो दी है वो क्या दी है 0 पॉइंट माइनस का 0.25 दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2.5 और इसका इंटू कराएंगे तो क्या होगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.50। अब इसमें प्लस कराओगे तो ये भी माइनस का है, इसको थोड़ा सा साइड में करके करिएगा तो 1.25 इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 0.50 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1.75 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना, चौथा पद ज्ञात करना है। तो चौथा पद के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, फार्मूला जो होता है चौथा पद के लिए वो होता है A4 इक्वल टू होता है A प्लस 3D। ए की वैल्यू आपकी दी गई है, कितनी दी गई है, माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू दी है 0 कितना है 25। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 3 5 15, 1 3 दूनी 6, एक कितना हो जाएगा 7। ये आपका 0 रहेगा, 2 अंक के बाद दशमलव है। अब प्यारे बच्चों इसको जोड़ देना है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डेसिमल का डेसिमल वाले जुड़ेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, और ये कितना होगा 7 2 9, 9 1 कितना हो जाएगा 10, और 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, हमारे श्रेणी के 4 पद आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपका जो हो जाएगा माइनस का 1.25 और दूसरा पद आ जाएगा माइनस का 1.50, तीसरा पद जो हो जाएगा माइनस का 1.75, चौथा पद ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। इस प्रकार श्रेणी के 4 पद आ जाएंगे। यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों इसमें फार्मूले में रख देना था। तो हमने क्या देखिए, प्रथम पद दिया था, सर्वांतर दिया था। अगर एपी का देखिए हमने माना एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी हो तो हमारे प्रथम पद जो होगा वो ए हो जाएगा, दूसरा पद ए प्लस डी और तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3d। सब में वैल्यू रख देना है। इस प्रकार से हमारे श्रेणी के 4 पद आ जाएंगे। आइए प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन हमारा 12वां का अथवा करते हैं। अथवा क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 का
अथवा करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि श्रेणी दी गई है प्यारे बच्चों, एपी जो हमारी दी गई है वो क्या दिया है, एपी में 2 -2 -6 -10 के अगले 4 पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हम ज्ञात करेंगे तो प्रथम पद हमारा प्यारे बच्चों क्या दिया है, प्रथम पद कितना दिया है, 2 दिया है। सारवांतर कितना दिया है, अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सारवांतर डी है, तब ए बराबर 2 हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद को, डी बराबर जो होगा वो द्वितीय पद में से द्वितीय A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1, A2 का मान -2 है, A1 का मान क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, तो डी का मान क्या हो जाएगा, -4 होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगले 4 पद ज्ञात करना है। तो अगले 4 पद के लिए हमारा क्या हो जाएगा, कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4, पाँचवां पद ज्ञात करना है। तो पाँचवां पद के लिए अभी हमने पूर्व क्वेश्चन में किया है कि हमारा फार्मूला का प्रथम पद ए होता, दूसरा पद a+d, फिर a+2d, आगे बढ़ता जाएगा। तो पाँचवां पद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a+4d हो जाएगा। अगले 4 पद ज्ञात करना है, छठवां पद क्या हो जाएगा, a+5d हो जाएगा, और सातवां पद क्या हो जाएगा, a+6d हो जाएगा। आठवां पद क्या हो जाएगा, a+7d हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुटअप कर देना है। ए का मान आपका 2 दिया है, +4 इंटू डी का मान कितना दिया, -4 दिया है, हमने अभी ज्ञात किया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 2 ही रहेगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, प्लस माइनस माइनस, और माइनस के 16 में अब प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आपका पाँचवां पद हो जाएगा। इसी प्रकार हमें क्या करना है, छठवां पद ज्ञात करना है। तो ए का मान आपका कितना दिया है, 2 दिया है, और 5 इंटू डी का मान कितना आया है, -4 आया है। तो 2 प्लस इसका गुणा करा देंगे, 4 पंचे 20, और माइनस के 20 में प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी प्रकार सातवां पद ज्ञात करना है। तो सातवां पद के लिए क्या हो जाएगा, a+6d, ए का मान 2 है, 6, और डी का मान कितना दिया, -4। तो ये हो जाएगा 2 + 6 चौको 24, प्लस माइनस माइनस, 24 में 2 जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब हमें सातवां पद ज्ञात करना है। तो ए का मान 2 ही दिया है, +7 गुणे -4, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, और 28 माइनस के 28 में प्लस का 2 जाएगा तो क्या होगा, -26। इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा पाँचवां पद, छठवां पद, सातवां पद, ये हो जाएगा आठवां पद। हमें अगले 4 पद ज्ञात करना था, तो हमारे अगले 4 पद आ गए। अगर आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये सही है, तो देखिए सब में सार्वधातुक कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि दी गई श्रेणी की यही 4 पद दिए गए हैं। तो आई हो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 13 का हल। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि डी जो है वो समांतर है बीसी के, तो हमें क्या करना है, एडी ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना है, एडी की वैल्यू ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों, आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 6 में कि अगर 2 भुजाएं समांतर होती हैं तो अन्य 2 भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो अब यहाँ पर ए, बी, सी और डी एक क्या है, समांतर रेखा है। किसकी समांतर रेखा है, बीसी की समांतर रेखा है। ये आपकी डी है और ये क्या है, ई है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, थेल्स प्रमेय में हमने बताया था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर
अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभक्त करती है। अर्थात हम यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय का कथन क्या कहता है कि जब DE समांतर हो BC के, तब क्या होगा कि इन दो भुजाओं का अनुपात, जो हमने दो भुजाएं ली है AB और AC का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात AD अपान DB का जो अनुपात होगा वो AE अपान EC के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। AD की वैल्यू यहाँ पर हमें ज्ञात करना है और DB की वैल्यू दी है 7.2 दी है और AE की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर दी है और EC की वैल्यू 5.4 दी है। अब प्यारे बच्चों वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, AD का मान तो हमें ज्ञात ही करना है। DB आपका दिया है 7.2, AE आपका 1.8 दिया है और EC आपका कितना दिया, 5.4 दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, AD अपान 7.2, इसमें दशमलव हटाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हट जाएगा तो 18 बटे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 का नाम 18, 18 3 का 54 और इसको सिंपली काट देंगे तो 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुआ वो AD अपान 2.4 इक्वल टू कितना हो गया, 1/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AD बराबर जो आपका होगा वो कितना होगा, 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना था, AD निकालना था। इस प्रकार से हमें क्या आ गया, AD की वैल्यू आ गई। तो यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ पर जा कर के हमारे उसमें क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 6 में जाकर वीडियो आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से हमने वहाँ पर सिखाया है आपको। थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोम भी बताया है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराया है। तो आप अगर थ्योरम को 1-2 बार देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन क्या बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अगला जो आपका इसमें क्वेश्चन है अथवा इसी का अथवा 13 का अथवा जो आपका दिया है कि लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया है कि 6 लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, तो पहले हम एक खंभा मतलब यहाँ पर बना लेते हैं। 6 मीटर ऊंचाई का एक क्या है, खंभा है। ये मान लीजिए AB एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर या लंबाई है, जिसकी छाया भूमि पर पड़ रही है। तो या तो छाया आपकी इधर पड़ेगी लेफ्ट साइड या तो राइट साइड पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि छाया जो है इधर से, मान लो सूर्य के सापेक्ष होता है, अगर सूर्य के विपरीत छाया पड़ा करती है तो मान लेते हैं कि इसकी विपरीत छाया कितने मीटर की पड़ रही है, 4 मीटर की छाया पड़ रही है। जबकि उसी समय एक क्या है, मीनार की छाया। अब उसी समय एक मीनार भी है, तो हम यहाँ पर एक मीनार मान लेते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कि एक क्या है, PQ एक क्या है, मीनार है। इसको सन को आप इधर बना लीजिए। PQ एक क्या है, मीनार है।
अब उसकी छाया, तो उसकी छाया जो पड़ेगी तो छाया इसको क्या करेगी, छोटे वाले ऊर्ध्वाधर खंभे को ढक लेगी और इसकी छाया आगे और बढ़ जाएगी और जो छाया कितनी पड़ रही है 28 मीटर पड़ रही है। तो यहाँ से अगर इसको हम मिला दें, ये मान लो क्या है C है और इसको Q को C से मिला दें तो आपको प्राप्त होगा 2 त्रिभुज प्राप्त होंगे। एक आपको समकोण त्रिभुज जो प्राप्त होगा वो आपको BAC प्राप्त होगा, एक QPC प्राप्त होगा। अब यहाँ पर बोला है कि मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ये आपका क्या था, दिया था, तो दिया वाले को हमने क्या कर दिया, फिगर से, इसका फिगर से चित्र बना लिया। अब यहाँ पर बोला है कि हम यहाँ चाहे लिखना चाहें तो आपका AB बराबर आपकी कितनी दी थी, 6 मीटर दी थी। अब PQ आपका जो दिया था वो कितना दिया था, आपकी PQ आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। अब PC आपको कितना दी गई है, 28 मीटर, और आपकी AC जो दी गई है वो कितनी है, 4 मीटर दिया गया है। यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, माना AB एक खंभा है, माना AB एक क्या है, खंभा है, खंभा है तथा उसकी छाया AC है, और हमने मीनार को क्या मान लिया है, PQ एक क्या है, आपकी मीनार है। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसको समरूपता से सिद्ध करते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, एक बार त्रिभुज हम जो ले लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQC में। अब यहाँ पर देखेंगे तो CC आपको प्यारे बच्चों क्या है, उभयनिष्ठ है। CC क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण है। CC आपका उभयनिष्ठ कोण है, और दोनों में देखेंगे तो आपका जो है एक 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, आपका कोण QPC और बराबर जो होगा वो क्या होगा, BAC का, प्रत्येक क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक 90 डिग्री का। इस प्रकार यहाँ बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQC के एंगल समरूपता से। समरूपता के लिए कोई 2 ही कंडीशन आपको अगर सेटिस्फाई कर जाएं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, एंगल समरूपता से। इस प्रकार से हमारा ये त्रिभुज दोनों समरूप हो गए। अब हम जानते हैं कि 2 त्रिभुज समरूप हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। और अगर हम इससे कर देंगे तो ये हमारा PQ निकालना है, इससे हमारा आसानी से आ जाएगा। तो एक त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, AB, यहाँ पर आपका एक, ये दोनों त्रिभुज हो गए, समकोण त्रिभुज हैं, तो आपके PQ की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, AB हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों समरूप हो गए। और PC की संगत भुजा क्या हो जाएगी, AC हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे PQ हमें ज्ञात करना है, AB की वैल्यू हमें कितनी दी है, 6 दिया है। PC आपको कितना दिया है, 28 दिया है। AC आपको कितना दिया है, 4 दिया है। 4 सत्ते 28, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो PQ बराबर कितना होगा, 6 सत्ते 42 मीटर। अर्थात यहाँ लिखेंगे हमें क्या ज्ञात करना था, हमें PQ ज्ञात करना था। तो यहाँ लिखेंगे, अतः
पी क्यू आपकी क्या थी, मीनार थी, मीनार पी क्यू की लंबाई या ऊंचाई 42 मीटर होगी। यही आपको प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप कर दिया। त्रिभुज आपके समकोण त्रिभुज बन रहे थे, और त्रिभुज की समरूपता से अगर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। सबका मान रख दिए, हमारे पी क्यू एक क्या थी, मीनार की ऊंचाई थी, आसानी से प्राप्त हो गई। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। अब यहाँ पर दिया है कि 4 आपके बिंदु दिए हैं, बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो इसी क्रम में है, तो हमें पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज की प्यारे बच्चों आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और ए के शीर्ष के निर्देशांक क्या दिए हैं, 6,1 दिए हैं, बी के कितने दिए हैं, 8,2 दिए हैं, सी के कितने दिए हैं, 9,4 दिए हैं, और डी के क्या दिए हैं, P,3 दिए हैं। तो अब यहाँ से क्या करना है प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं उनके मध्य बिंदु से दूरियां क्या होती हैं, या विकर्ण जहाँ पर मिल जाते हैं वहाँ से दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक तो यहाँ लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्णों के मध्य बिंदुओं के मध्य बिंदुओं की दूरियां समान होती हैं। अब AC एक विकर्ण है, BD एक विकर्ण है, तो हम यहाँ के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो मध्य बिंदु से जो इनकी दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं प्यारे बच्चों, समान होती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि AC विकर्ण के मध्य बिंदु बराबर होंगे BD विकर्ण के मध्य बिंदु। तो यहाँ से AC विकर्ण के मध्य बिंदु निकालेंगे, तो आप मध्य बिंदु के निर्देशांक से यहाँ सूत्र लिखेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक से मध्य बिंदु सूत्र से AC के लिए जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर AC के लिए जो आपका AC के लिए मध्य बिंदु AC के लिए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। इसी प्रकार BD के लिए ये AC विकर्ण के लिए हो जाएगा, विकर्ण के लिए, और ये क्या हो जाएगा BD विकर्ण के लिए, BD विकर्ण
के लिए। यहाँ पर भी प्यारे बच्चों वही सूत्र होगा, x1 प्लस x2/2 इंटू y1 कॉमा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, फार्मूला रख देते हैं, वो फार्मूला क्या, सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं और हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x1 की वैल्यू किसके लिए, BD के लिए, तो BD के लिए आपके देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से चित्र में आप देखेंगे तो BD के लिए यहाँ से देखेंगे तो AC के लिए आपका x1 x2 y1 y2, ये क्या हो जाएगा, BD के लिए जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 x2 और ये y1 y2 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 का मान जो आपका होगा AC के लिए 6 प्लस 9/2 और इधर आपका हो जाएगा y1 का मान 1 प्लस 4/2 हो जाएगा। इसी प्रकार BD के लिए हो जाएगा 8 प्लस p/2 और y1 का मान 2 है और y2 का मान 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 6 15/2, इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 1 5/2, इनको करेंगे तो 8 प्लस p/2, ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, p का मान ज्ञात करना है, तो हम x और y के निर्देशांकों की क्या कर दें, तुलना कर दें। तो ये आपका क्या होगा, x का निर्देशांक की तुलना x से हो जाएगा, y के निर्देशांक की तुलना y के निर्देशांक। तो हम यहाँ लिखेंगे x तथा y के निर्देशांकों की तुलना करने पर, तो तुलना कराएंगे प्यारे बच्चों, तो इधर क्या है x का, ये x का x के साथ तुलना होगा, y वाला y के साथ, ये इधर x है, ये x का है, तो यहाँ x का क्या हो जाएगा 15/2, इधर हो जाएगा 8 प्लस px का बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 = 8 प्लस p की वैल्यू निकालना, हमें y के निर्देशांक की तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से अचर पद पच्छांतरण हो जाएगा, तो 15 - 8 = p हो जाएगा। तो p का मान जो आपका 15 में से 8 जाएगा 7, तो p का मान आपको सिंपली प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त होगा। यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमने आपको बताया है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्णों के जो मध्य बिंदु के निर्देशांक के जो बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे AC विकर्ण का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, BD विकर्ण का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, उनके निर्देशांकों को क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने सिंपली क्या कर दिया, तुलना करा लिया, और तुलना करने के बाद x और y के निर्देशांकों की तुलना कर देंगे तो हमारा p का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा, क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा 14 में क्या दिया है, 2 बिंदु दिए हैं। मान लेते हैं, माना क्या दिया, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना a के निर्देशांक a, b तथा b के निर्देशांक -a, b के
बीच की दूरी बीच की दूरी के बीच की दूरी क्या है, AB है। अतः AB के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, इसका दूरी के सूत्र का फार्मूला होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा जो दिया है वो x यहाँ पर अगर रखें तो हमारा x1 बराबर a है, y1 बराबर आपका कितना है, b है, x2 बराबर माइनस a है, y2 बराबर आपका कितना दिया है, b दिया है। अब सबकी सिंपली वैल्यू पुटअप कर देंगे। x2 का मान माइनस a, x1 का मान a है और चिन्ह आपका माइनस a सूत्र में ही है तो माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। y2 का मान b है, y2 का मान यहाँ भी प्यारे बच्चों माइनस है तो आप यहाँ पर भी माइनस कर लेंगे, तो y2 का मान माइनस b है और आपका यहाँ पर y1 का मान क्या है, b है और माइनस चिन्ह है तो माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2a का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस 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 का 2b का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे दोनों का वर्ग कर देंगे तो 2 दूनी 4, a का a स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, b का कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, b का b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे तो 4 कॉमन है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो 4 का रूट आपका कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ क्या आपका बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब दूरी के लिए यहाँ पर कोई इकाई नहीं दी तो हम यहाँ लिख देंगे दूरी का इकाई लिख देंगे, दूरी को नापने का यहाँ इकाई नहीं दिया तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, इकाई, यही आपके यहाँ लिखेंगे। अतः AB की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने प्यारे बच्चों क्या किया कि क्वेश्चन नंबर इसके हमने क्या कर डाला है, 14 कर लिया, 14 तक के कर लिए हैं अथवा भी कर लिए हैं। आइए हम 15 करते हैं। 15 में जो आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं पहले कि मान निकालिए क्या दिया है, मान निकालिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 डाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 या 15 हल। क्या दिया है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और इंटू कॉस 60 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या हमारा दिया है 15 में, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री। अब प्यारे बच्चों सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिख देंगे कि सबका मान ये होता है, यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो सीधे सीधे मान रख दीजिए। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 का गुणा कराओगे तो रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 का 1 में गुणा कराओगे तो 1 आ जाएगा, 2 का 2 में कराओगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, दोनों के एलसीएम करोगे तो 4 ही आ जाएगा। अब हर बराबर हैं तो अंश की संख्या जुड़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री
कॉस 60 डिग्री का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये फार्मूले बेस में था, हम फार्मूले से वैल्यू पुटअप कर दिए, सबकी वैल्यू पुटअप कर दिए, और अगर आपको वैल्यू याद होगी तो सबकी वैल्यू पुटअप कर दोगे, नॉर्मली इनटू करा दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अथवा इसी का 15 का आपका अथवा है, 15 का अथवा क्या दिया है प्यारे बच्चों, दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो हमें ज्ञात करना है साइन ए की वैल्यू, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं यहाँ पर, पहले अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, हमने लाल बटे कक्का का फॉर्मेट आपको बताया ही था कि लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और लंब बटे आधार क्या होता है, टैन थीटा होता है। अगर हम कॉस का उल्टा कर दें तो कॉस का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक थीटा होता है। कॉस क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब, कर्ण बटे आधार, सॉरी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ये क्या है, कर्ण है, और नीचे की वैल्यू क्या है आपकी, आधार है। तो 13 आपका क्या है, कर्ण है, और 12 हमारा क्या है, आधार है। अगर हम इसको फिगर बनाना चाहें तो फिगर इस बना दें। यहाँ पर हम त्रिभुज ABC ले लेते हैं, त्रिभुज ABC ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या है कि कोण जो बी जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री की सामने भुजा कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण आपको कितना दिया है, 13, और आधार आपको कितना दिया है, 12 दिया है। लंब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में बी 90 डिग्री है, जहाँ AC बराबर 13, BC बराबर आपका 12, और AB हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AB समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AB का वर्ग प्लस आधार BC का वर्ग हो जाएगा। अब हम सबकी वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो AC बराबर आपको कितना दिया है, 13 का वर्ग, AB बराबर आपको पता नहीं है, AB हो जाएगा जो आपका लंब है, BC आपका 12 हो जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, AB का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। अचर पदों को पक्षांतरण कर देंगे, 169 माइनस कितना हो जाएगा, 144 बराबर AB स्क्वायर। 169 में 144 जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 25। यही आपका AB स्क्वायर। हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या कर देंगे, इम्प्लाइज दैट दे देंगे, तो AB बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 का रूट हो जाएगा। अब 25 किसका रूट होता है, तो आपका 5 का होता है, तो AB आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमें लंब जो प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। अब हमें प्यारे बच्चों क्या निकालना था, यहाँ पर साइन A की वैल्यू निकालना था। तो A की वैल्यू जब निकालना होगा तो A के सापेक्ष जब लोगे तो सामने की भुजा लंब हो जाएगी और कर्ण आपका वही रहेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना हो जाएगा 12 और कर्ण आपका कितना हो जाएगा
सामने की भुजा आपकी लंब हो जाएगी, ये वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी कोण ए के सापेक्ष, और कर्ण आपका वही रहेगा तो 13 हो जाएगा। इस प्रकार साइन ए की वैल्यू जो आपको प्राप्त हो गई वो 12/13 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको 15 का जो अथवा है बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। दो भुजाएं दी थी, तीसरी भुजा निकालना था, तो हमने इसको समकोण त्रिभुज मान लिया, क्योंकि जितने भी आपको त्रिकोणमिति के जो आपके अनुपात में जो सूत्र हैं वो सारे समकोण त्रिभुज से ही निकलते हैं। दो भुजाएं दी थी समकोण त्रिभुज से, पाइथागोरस से हमने तीसरी भुजा निकाल ली। साइन ए की वैल्यू निकालना था, तो साइन ए क्या हो जाएगा, ए के सापेक्ष सामने की भुजा लंब हो जाएगी, कर्ण बदलेगा नहीं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब हमारा 12 है और कर्ण आपका 13 ही रहेगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन आ गया। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो कौन सा नंबर है, 16 नंबर। 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 का हल। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि दो खिलाड़ी हैं। यहाँ क्वेश्चन को हम एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा दो खिलाड़ी संगीता रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों की घटनाएं क्या है, स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो उसके जीतने की प्रायिकता और संगीता की जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता प्यारे बच्चों आप जानते हो कितनी होती है, 1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि रेशमा संगीता और रेशमा दो लड़कियां हैं, तो संगीता तथा रेशमा के जीतने की के मैच, यहाँ मैच जीतने की घटनाएं स्वतंत्र हैं, अर्थात जो SE की जो घटना यानी कि संगीता की जो जीतने की प्रायिकता प्लस रेशमा RE की जो प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता है, यहाँ पर रेशमा के जीतने की मैच जीतने की प्रायिकता है। और जबकि यहाँ पर दिया है कि रेशमा संगीता के जीतने की मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दी है, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दी है, 0.62 दिया है। अब यहाँ पर पुटअप कर देंगे। हम जानते हैं किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। तो संगीता का कितना दिया है प्यारे बच्चों, इस फार्मूले में रख देंगे। तो संगीता का कितना दिया है, 0.62 प्लस रेशमा का हमें मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो रेशमा का यहाँ निकालेंगे, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसको पक्षांतर कर देंगे संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, तो 1 माइनस 0.62 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम घटाएंगे तो 1 यहाँ डेसिमल नहीं है तो आप यहाँ लगा सकते हैं, तो 0.62 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0.38 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पर कि अतः रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता RE इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0.32
0.38 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि संगीता तथा रेशमा की मैच जीतने की घटनाएं जो हैं वो स्वतंत्र हैं, और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है। संगीता की मैच जीतने की और रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक। संगीता की जीतने की प्रायिकता दी गई है, ये हमारा क्या था, दिया था। तो हम क्या कर देंगे, उसको एक से माइनस कर देंगे। इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला जो आपका क्वेश्चन है इसी का क्या कहते हैं, 16 का अथवा क्या है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि मान लीजिए कि हम एक सिक्कों को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि पासे में कुल अंक आपके कितने होते हैं, यस बराबर यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो NS बराबर जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना है, तो 4 से बड़ी अंक आने की घटना क्या हो जाएगी, ई मान लेंगे। तो 4 से बड़ी कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, 5 और 6 हो जाएंगी। तो 5 और 6 हो जाएंगी। तो NE इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितनी घटनाएं हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता का जो सूत्र होता है, तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ या इसलिए लिख दीजिए डायरेक्टली सीधे, 4 से बड़ी अंक आने की प्रायिकता PE इक्वल टू जो आपका सूत्र होता है वो होता है NE/NS होता है। तो PE इक्वल टू हो जाएगा, NE का मान कितना है, 2 है, NS का मान आपका कितना है, 6। 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 3 6। इस प्रकार 6 से बड़ी अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/3। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे अतः 4 से बड़ी अंक आने की घटना या प्रायिकता 1/3 होगी। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पासा दिया था 4 से बड़ी अंक तो 2 ही प्राप्त होंगी। तो हमारी कितनी घटनाएं घटित होने घटना कितनी हो गई, 2 हो गई। कुल हमारी घटना कितनी थी, 6, और सूत्र में रख देंगे, ये हमारा मान प्राप्त होगा। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, जब यहाँ लिखेंगे, जब सिक्के को एक बार उछाला
उछाला जाता है तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है? या तो हेड प्राप्त होगा या तो टेल प्राप्त होगा, या तो हेड प्राप्त होगा या तो टेल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें जो यस बराबर हमारा हो गया वो कितना हो गया? हेड या टेल, तो एन एस बराबर जो आपका हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर बोला है कि एक सिक्के को उछाला जाता तो चित्त प्राप्त होने की, चित्त का मतलब होता है प्यारे बच्चों हेड होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे चित्त, चित्त प्राप्त करने की घटना, चित्त प्राप्त करने की घटना ई बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? चित्त आपका एक ही बार आएगा तो एच हो जाएगा, तो एन ई बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे कि चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता पी ई इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपान एन एस। अब एन ई बराबर प्यारे बच्चों चित्त प्राप्त होने की घटना कितनी है? 1 है, और कुल घटनाएं कितनी थी? 2, क्योंकि एक हेड था दूसरा टेल। इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा? इसी प्रकार हम लिख देंगे कि पट, इसी प्रकार पट प्राप्त करने की प्रायिकता पी ई इक्वल टू ये भी हो जाएगा, क्योंकि पट आपका एक ही बार आ जाएगा तो हम सीधे डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि एन एस हमारा 2 ही है और पट हमारा कितनी आएगा? एक ही बार आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से चित्त प्राप्त करने की घटना भी 1/2 है, पट भी प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। तो यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपको क्वेश्चन 17 तक का हो गया। अगला हम करते हैं इसका 17 का अथवा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो अथवा दिया है, एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है। तो हम यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं कि कुल कंचों की संख्या। क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है 17 का अथवा, यहाँ लिखेंगे कि कुल कंचों की संख्या, यानी S बराबर जो आपका हो जाएगा वो कितने हैं? 8, 4 लाल हैं, 5 लाल हैं सॉरी, और 8 सफ़ेद हैं और 4 हरे हैं। तो कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8, 5, 13, 13, 4 कितना हो जाएगा? 8, 5, 13, 13, 4 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर निकालना है कि इस डिब्बे से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये कंचा हरा नहीं है। तो हरा कंचा निकालने की पहले प्रायिकता निकाल लें, फिर ना होने की निकाल लेंगे। तो हरा कंचा होने की घटना। अब 4 कंचे हैं, हरा 4 कंचे हैं हरे के, तो हरे में कितने हो जाएंगे? 4 ही हो जाएंगे। तो हमारी इसकी एक्सीडेंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से कोई भी निकाल सकते हैं। तो एन ई बराबर भी प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ निकालेंगे हरा कंचा होने की प्रायिकता।
तो PE इक्वल टू हो जाएगा NE/NS। तो कितनी ही घटना, कंचा होने की घटना कितने कंचे हैं, 4 में से कोई भी निकाल सकते हैं, तो 4 हो जाएगा। और बटे कुल कंचों की संख्या कितनी थी आपकी, 17 थी। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4/17। अब हमें कंचा हरा ना होने की प्रायिकता निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए कंचा हरा ना होने की प्रायिकता। अब बच्चों जानते हो कि किसी घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 या तो होगा या तो नहीं होगा। तो यहाँ हम रख देंगे, तो 1 में से इसके होने की प्रायिकता कितनी है, PE, या हम यहाँ लिखना चाहें तो ये आपका क्या है, ग्रीन है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा होने की प्रायिकता कितनी है, PE दी है। तो 1 माइनस क्या कर देंगे, 4/17 माइनस कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, इसके बटे कुछ नहीं, एलसीएम कर देंगे तो 17 आ जाएगा। 17 एकन्नम 17 हो जाएगा। 17 माइनस 17 में 17 भाग दोगे तो ये एक ही आएगा। 4 का आप गुणा करा दोगे, 4 17 में से 4 जाएगा तो 13 हो जाएगा। 13 बटे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये आपके PE नॉट का मतलब हो जाएगा कि हरा कंचा ना होने की प्रायिकता। तो हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं कि अतः हरा कंचा ना होने की प्रायिकता PE0 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 13/17। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने हरा होने की प्रायिकता निकाल लिया, फिर 1 में से माइनस कर दिया, तो हरा ना होने की प्रायिकता हमारी प्राप्त हो गई। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 18 18। क्वेश्चन नंबर 18 में प्यारे बच्चों पहले रीड कर लेते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूर पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार हम मान लेते हैं कि AB एक क्या है, मीनार है। ये मीनार है। धरती के एक बिंदु से मान लेते हैं, धरती पर कोई बिंदु क्या है, यहाँ पर C बिंदु है। यहाँ पर हम मान लेते हैं C बिंदु। तो C बिंदु से बोल रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, अब मीनार का आधार बिंदु, ये पाद बिंदु का मतलब आधार बिंदु से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 15 मीटर है। 15 मीटर है। तो मीनार के शिखर, अब मीनार का शिखर कौन सा बिंदु होगा, B बिंदु होगा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जब वस्तु हमारी ऊपर होती है और प्रेक्षक क्या होता है, नीचे होता है, तो उन्नयन कोण आधार और दृष्ट रेखा के क्षैतिज या दृष्ट रेखा के बीच में बनता है। तो ये कितने डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये आपका क्या है, C पॉइंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये हमें क्या करना है, AB ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों कि माना कि AB एक मीनार है जो धरती से या धरती के एक बिंदु C से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार
यहाँ पर दिया है कि हमारा जो उन्नयन कोण कितना दिया है, बी सी ए बराबर आपका कितना दिया है, 60 डिग्री। और यहाँ पर आपका ए सी यानी कि एक बिंदु धरती के और यहाँ तक मीनार तक की दूरी ए सी बराबर आपके कितने दिए हैं, अब 15 मीटर दिया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज लगा देंगे, क्योंकि हमें क्या लंब निकालना, आधार दिया तो tan थीटा लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज बी ए सी में tan लगेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है ए सी। अब थीटा का मान कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, ए सी का मान कितना दिया, 15। tan 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, √3 होता है, ए बी अपान कितना होगा, 15। इसका सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बटे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 15√3। यही मीनार की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर होगी। यहाँ भी आप इसकी इकाई लिख देंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा करते हैं। अथवा में जो दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की दूरी पर है। तो पेड़ की हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। लिख लेते हैं कि माना आपका ए बी एक पेड़ था। अब मान लीजिए कहीं बिंदु सी से टूट गया। अब टूटा हुआ भाग जो होगा वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से ये बी सी टूट करके ये यहाँ पर लग गया, शिखर को छूने लगता है, तो बी पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, आधार पर आ जाएगा, ये यहाँ पर छूने लगता है। तो टूटा हुआ भाग आपका प्यारे बच्चों ये टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग। अब वो जमीन को छूने लगता है, कितने डिग्री का कोण बनाता है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसके पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का आपका पाद बिंदु ए है और जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की दूरी पर है। तो हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, एसी हमें क्या करना है यहाँ प्यारे बच्चों ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना ए बी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूट जाता है, सी बिंदु सी से टूट जाता है तथा आधार से छूने लगता है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों जो दिया है, यहाँ पर ए बी बराबर आपका कितना दिया है, 8 मीटर। और हमें पूरा क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। ए बी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, ए सी की दूरी और प्लस क्या हो जाएगा, बी सी की दूरी हमें पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, ए बी की ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ये ज्ञात करना है, इतना। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों,
आधार दिया है, एक बार हमें लंब निकालना है, एक बार हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो जब लंब निकालना है तो हम क्या कर देंगे, tan 30 डिग्री कर लेंगे। तो हमारा ये वाला भाग जो टूट करके बचा हुआ है, जो टूटा हुआ भाग ये है, तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज CAB में tan 30 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब क्या है, AC, लंब बटे आधार, आधार क्या है, AB। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। AC की वैल्यू हमें पता नहीं है, AB की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8/√3 बराबर कितना हो जाएगा, AC का मान हमारा प्राप्त हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज CAB में अब हमें क्या निकालना है, आधार बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, कॉस कर देंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का का आपका पता है, लाल बटे कक्का। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ करेंगे कॉस 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, आधार क्या है आपका AB, और क्या होगा, कर्ण क्या हो जाएगा BC, क्योंकि इस बार हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना। cos 30 का मान होता √3/2, √3। AB का मान आपका कितना है, 8 है। अब बटे BC हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, √3BC इक्वल टू 8 दूनी 16, तो BC बराबर जो आपका हो जाएगा 16/√3 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, देखिए BC भी आ गया, AC भी आ गया, तो हम लिखेंगे अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगी, AB बराबर जो होगी वो क्या हो जाएगी, AC प्लस BC। AC का मान आपका कितना आया है प्यारे बच्चों, 8/√3, और यहाँ पर आपका कितना मान आया है, BC का मान कितना है, 16/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो दोनों के एलसीएम आपका बराबर है। इसको प्यारे बच्चों हम कहाँ पर कर दे रहे हैं, चलिए यहीं पर थोड़ा सा क्या करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ, तो ये हो जाएगा √3, यहाँ नहीं करते हैं, चलिए बच्चों आगे करते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 एलसीएम हो जाएगा। तो अगर दोनों के आधार बराबर है तो क्या हो जाएगा, हमारा 8 था, ये क्या था, 16 था, 8 16 जुड़ करके कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 24/√3 हो जाएगा। क्योंकि जब आधार बराबर होते हैं, हर बराबर होते हैं, तो अंश की क्या होता है, हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अंश को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये आपका 16 था, 16 8 कितना हो गया, 24। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण कर देंगे। तो हर का परमेय यहाँ लिखेंगे, हर का परमेयीकरण करने पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 24/√3 का √3 में गुणा कराएंगे 3 होगा, 3 8 24, तो 8/√3 मीटर, यही क्या हो जाएगी, पेड़ की हमारी ऊंचाई हो जाएगी। तो आता है यहाँ लिखेंगे, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई अर्थात AB बराबर
8√3 मीटर होगी। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन आपके बचे जा रहे हैं क्योंकि सेशन आपका लंबा हो रहा है, तो बचे हुए क्वेश्चनों की चर्चा हम अगले डे करेंगे। तो बच्चों आपको आज का सेशन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। और जो भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और हम क्या करेंगे, आपके डाउट को क्लियर करेंगे। जैसे भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको किसी भी चैप्टर से लेकर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे हम आपका डाउट को क्लियर करेंगे। तो थैंक्स प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चनों की चर्चा, अब हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं, 8 18 तक आपके हो गए हैं। 19 20 21 यानी कि हमारा 19 20 और अभी 23 क्वेश्चन थे। तो हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 19 20 21 22 और 23, तो आपके 5 क्वेश्चन बचे हैं। तो 5 क्वेश्चन की चर्चा हम अगले डे करेंगे ये बच्चों, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो रहा है। तो बच्चों प्यार को बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। थैंक्स।